नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th होम साइंस चैप्टर 8 जिसका नाम है वस्त्र एवं परिधान के लिए डिजाइन। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है प्रस्तावना क्या है? इस चैप्टर को इस बार के सिलेबस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है, तो आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि 8वां और 9वां पूरे होम साइंस के चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्रश्न लाने वाला चैप्टर है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रस्तावना के बारे में। देखिए, वस्त्र निर्माण सामग्री और मानव संसार की जानकारी का सबसे प्राचीन वस्तुओं में से एक है। ये जो हमारे कपड़े होते हैं या परिधान होते हैं या वस्त्र होते हैं, अगर हम अपने संसार की बात करें, तो इसमें सबसे पुरानी चीज़ों में से ये आता है जिसके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होता है। प्रागैतिहासिक काल से कपास, ऊन, लिनेन और रेशम के रेशों से बने वस्त्रों का उपयोग परिधान अर्थात कपड़े और दूसरी घरेलू वस्तुओं के लिए किया जाता रहा है। देखिए, शुरुआती समय से ही, आज से नहीं, ये काफ़ी साल पहले की बात है, जब से हमारे यहाँ कपास के कपड़े, ऊन के कपड़े, लिनेन के कपड़े, रेशम के कपड़े, इन सभी चीज़ों का उपयोग कई मतलब 100 वर्षों से आप कह सकते हैं पहले से होता आ रहा है और दूसरी घरेलू वस्तुओं के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रेशों से मतलब जो धागे होते हैं, जो कॉटन का हो या फिर कपास से बना हो, लिनेन से बना हो, रेशम से बना हो, रेशम के कपड़ों से तो नहीं या फिर रेशम के धागों से तो आप नहीं कह सकते, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रेशे हैं जिसके माध्यम से मछली पकड़ने और शिकार करने के लिए जाल इत्यादियों का निर्माण भी किया जाता है। रस्से बनाना, जलयान के लिए पाल बनाना इत्यादि, ये सब जो है करने के लिए जाल, रस्से, जलयान, पाल इत्यादि इन्हीं तरह के धागों से बनाए जाते हैं। अब बात हम अगर इसके डिजाइन की कर लें तो यह एक लोकप्रिय समकालीन शब्द है। जो डिजाइन है, जो फैशन है, ये सिर्फ आज नहीं बहुत पहले से ही ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है, जिसके विभिन्न गुण तथा अर्थ होते हैं। अलग-अलग आदमी डिजाइन को अलग-अलग तरीकों से समझते हैं। अक्सर यह उच्च फैशन पोशाक और उससे जुड़ी वस्तुओं के प्रयोग में लाया जाता है। उच्च फैशन पोशाक का मतलब है, देखिए, कपड़े की अगर बात कर ली जाए तो कपड़े में कई प्रकार होते हैं। कपड़ा उच्च वर्गीय घर के लोगों के द्वारा भी पहना जाता है, मध्य वर्गीय घर के लोगों द्वारा भी पहना जाता है और निम्न वर्गीय घर के लोगों के द्वारा भी कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि कपड़ा एक मात्र ऐसा संसाधन है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है। लगभग-लगभग सारे व्यक्ति कपड़ों का उपयोग करते ही हैं। तो यहाँ पे प्रस्तावना में आपको यही जानना है कि किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, कैसे हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये हमारे प्रस्तावना में आ जाता है। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला पॉइंट जो हमारे सिलेबस में जोड़ा है वो है मूलभूत संकल्पनाएँ क्या होती है। तो देखिए, कपड़ों से जुड़े अगर मूलभूत संकल्पना की बात कर ली जाए तो इसमें हम डिजाइन विश्लेषण की बात करेंगे। देखिए, डिजाइन विश्लेषण के बारे में जान लेते हैं कि किसी भी वस्तु की रचना के लिए डिजाइन एक योजना के अनुसार व्यवस्था होता है। किसी भी चीज़ की, यहाँ पे बात हम कपड़े की तो कर ही रहे हैं, अगर हमें मकान भी बनाना है तो उसके लिए भी हम एक योजना तैयार करते हैं, एक डिजाइन तैयार करते हैं। उसके बाद जाके हम किसी भी प्रकार के चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे ही कपड़ों की अगर बात होती है, तो इसके भी रचना के लिए, डिजाइन के लिए एक योजना बनाया जाता है। यह योजना के कार्यात्मक भाग से एक कदम आगे होता है। जब हम किसी भी चीज़ को बना रहे होते हैं और उसका अगर हमने योजना बनाया है, तो हम इससे आगे की तरफ सोच रहे होते हैं, उस काम को करने की, कैसा इसका शकल होगा, कैसे इसमें रंग डलेंगे, किस प्रकार के इसमें डिज़ाइन बनेंगे और तभी जाके यह परिणाम देता है, तभी जाके ये क्या देता है, रिज़ल्ट देता है। जिससे क्या होता है, सौंदर्य बोधक संतोष मिलता है। सौंदर्य बोधक कहने का मतलब है खूबसूरती का एहसास दिलाना, सौंदर्य बोधक संतोष कहलाता है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, कोई एक ऐसा कपड़ा आपने लिया है, दीपावली, होली में लोग अपने फेवरेट कपड़े लेते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि यदि आपने कपड़ा पहना और आपको वो अच्छा नहीं लगा या फिर आप पे वो जच नहीं रहा है, तो आप निराश हो जाओगे। लेकिन एक कपड़ा है जो आप पहनते ही खुद को बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ़ील करने लगे या फिर जो आपको अच्छा लगने लगे, तो वो संतोष भी देता है और सौंदर्य बोधक भी होता है। इसका अध्ययन जो है वो 2 पहलुओं में होता है। पहला तो है संरचनात्मक और दूसरा है अनुप्रयोग। अब देखिए, पहला पॉइंट जो है संरचनात्मक, इसके बारे में बात कर लेते हैं।
यह रूप पर निर्भर करता है, मतलब आपके रंग, रूप, कद, काठी, ढांचा इत्यादियों पर यह निर्भर करता है। बट ऊपरी सजावट कहने का मतलब हुआ कि कई बार आपने देखा और कई सारे लोग जो हैं ऊपर से खूबसूरत दिखने के लिए कई प्रकार के क्रीम, मेकअप वगैरह का उपयोग करते हैं, लेकिन संरचनात्मक डिजाइन में ये है कि यह इस प्रकार का कपड़ा होगा जो आपके मतलब वास्तविक जो आपका चेहरा है उस पे यह सूट करता है। वस्त्र उत्पादन में से इसमें सम्मिलित है, जैसे कि रेशे की मूल संसाधन, रेशे और धागों के प्रकार किस प्रकार के हैं, बुनाई कैसे किया गया है, ये सारी चीजें जो है वो संरचनात्मक डिजाइन के अंतर्गत आता है। वे स्थितियां जहां रंग मिलाना है पोशाक में, यह कपड़ों की मूल कटाई या आकार से संबंध रखता है, ये सारी चीजें संरचनात्मक डिजाइन में आता है। मतलब किस प्रकार के रंगों को कपड़े में मिलाएंगे, किस प्रकार से कपड़े की कटिंग करनी है, जिससे वो कपड़ा खूबसूरत दिखे और डायरेक्ट वो इंसान के ऊपर उसको सौंदर्य बोधक संतोष प्रदान करे। तो ये सारी चीजें जो है वो संरचनात्मक डिजाइन के अंतर्गत आता है। अनुप्रयुक्त डिजाइन में देखिए, मुख्य डिजाइन का यह एक भाग होता है जो मूल संरचना के ऊपर बनाया जाता है। यदि आप किसी भी प्रकार के कपड़े का निर्माण कर रहे हैं तो ये क्या होता है, जो मूल संरचना होता है, मूल संरचना मतलब उसका वास्तविक रंग, उसका कटिंग, उसका डिजाइन, ये क्या होता है कि इन मूल संरचनाओं के ऊपर इस पे रंगाई अलग से किया जाता है, इसका सज्जा बढ़ाया जाता है, छपाई की जाती है, कसीदाकारी किया जाता है और कई प्रकार से ऐसे जरी से काम किया जाता है जिससे कि कपड़ा ऊपर से और खूबसूरत हो जाए। ये जो अनुप्रयुक्त डिजाइन है, इसके डिजाइन को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो तत्व है और दूसरा तत्व का सिद्धांत है। तो अब हम आपको तत्व और तत्व सिद्धांत के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले आपको डिजाइन के तत्व के बारे में जान लीजिए, जो इसका पहला पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है रंग। हमारे चारों ओर रंग कई रूपों में है, कई रूपों में रंग जो है वो मौजूद है और ये सभी वस्त्र निर्माण वस्तुओं की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। एक रंग ही, कलर ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कपड़े की खूबसूरती और ज्यादा निखर के आती है और लोग आजकल के रंगों के हिसाब से ही कपड़े पहनना पसंद करते हैं। परिधान हो या घरेलू कोई भी चीज हो या व्यापारिक अथवा संस्थागत उपयोग के लिए हो, रंग यहाँ पे बहुत मैटर करता है। किसी भी प्रकार के कपड़े हो या घरों का डिजाइन करना हो, रंग बनाना हो या व्यापारिक संस्था हो, कोई बड़ी-बड़ी कंपनियां हो, वहां पे आपको रंग तो जरूर मिलेंगे, चाहे वो दीवार पे हो, मैट पे हो, टेबल पे हो, कपड़ों पे हो, ड्रेस में हो, लेकिन रंग जो है वो यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका। प्रत्येक व्यक्ति रंग के प्रति प्रतिक्रिया करता है। जैसा रंग होता है उसी प्रकार की प्रतिक्रिया आपको हर एक व्यक्ति में देखने को मिलेगा और उसकी निश्चित प्राथमिकताएं भी होती है। रंग जो है वो मौसम के अनुसार, समारोह के अनुसार, लोगों की भावनाओं के अनुसार बदले जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा ठंड के मौसम में लोग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं या फिर शादी वगैरह या किसी अन्य प्रकार के पार्टी फंक्शन में लोग थोड़ा चमकीले कपड़े पहनते हैं। अब लोगों की भावना कहने का मतलब है, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, किसी की अगर मौत हो जाए, तो वहाँ पे आप शेरवानी पहन के तो जाओगे नहीं या फिर कुछ बहुत ही लहक-चहक वाला कपड़ा जो बहुत ही चमकीला हो, ऐसे कपड़े नहीं, वहाँ पे सफेद कपड़े लोग पहन के जाते हैं। अक्सर टीवी वगैरह में आप लोगों को देखने को मिला होगा कि जहाँ पे शोक सभाएँ होती है, वहाँ पे लोग बिल्कुल सादे कपड़ों में जाते हैं। तो रंग की पसंद संस्कृति, परंपरा, जलवायु, मौसम और अवसर को प्रभावित करता है। अर्थात कपड़े जो हैं वो किसी भी इंसान के वो संस्कृति के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, अवसर के हिसाब से बनाए जाते हैं। रंग जो है वो फैशन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। किसी भी प्रकार के डिजाइन हो गए, चाहे वो कपड़े के हों या फिर दीवार के हो या किसी संस्था के हो या कहीं का भी रंग हो, वो फैशन के मामले में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। रंग सिद्धांत के बारे में तो देखिए, रंग को प्रकाश के किसी वस्तु के पृष्ठ से टकराकर परावर्तन होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब देखिए, अगर रंग के बारे में बात कर ले या फिर रंग सिद्धांत के बारे में बात कर ले, तो कोई सा भी रंग हो, मान लीजिए यह रंग है, इस पे जब प्रकाश पड़ेगा तो ये इससे टकरा के जो वापस किरण जाती है, यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है और ये फिर आंखों पे पड़ती है। ये किरणें क्या होती है, दृष्टि पटल से टकराती है, अर्थात हमारी आंखों से टकराती है और आंखों की तंत्रिकाओं की कोशिकाओं को उत्तेजित करती है। हमारे आंख के अंदर जो छोटे-छोटे तंत्रिकाएं हैं, इन्हीं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण उत्तेजित उत्तेजित हो जाते हैं
और ये तंत्रिकाएं क्या करती है, मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को एक मैसेज भेजता है, संदेश भेजता है, जो एक विशेष अनुभूति उत्पन्न करता है उस रंग को लेके, और फिर जाके हम रंग को देख पाते हैं या समझ पाते हैं, और हमारा मस्तिष्क जो है उस रंग को मतलब बताता है, अवलोकित करता है। तो ये रंग के सिद्धांत के बारे में को मुख्य रूप से 3 भागों में उल्लेखित किया गया है। एक तो रंग है, जिसे ह्यू भी कहा जाता है, मान और तीव्रता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक क्रोमा शब्द मिलेगा। आजकल के समय में ये क्रोमा या क्रोमा कलर या क्रोमा बैकग्राउंड, ये सारी चीजें काफी आपको सुनने को मिलता होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं न कहीं रंगों के अंतर्गत ही आता है। डिजाइन की दृष्टि से रंग को समझने के लिए मनसेल रंग चक्र को संदर्भ दिया जाता है। एक रंग चक्र के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस रंग चक्र को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। यह रंगों के प्रकार को विभाजित करता है, मतलब अगर टाइप्स ऑफ कलर्स हैं तो उसको ये अलग-अलग खंडों में बांटता है, ताकि आप इस रंग चक्र को आसानी से समझ पाएं। तो ये पहला जो पॉइंट है वो कहता है प्राथमिक रंग, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, यही रहेगा। ये ऐसे रंग होते हैं, ऐसे कलर होते हैं प्राथमिक रंग के अंदर, जो किन्हीं अन्य रंगों को मिलाने से नहीं बनते। मतलब बहुत सारे ऐसे कलर होते हैं जो अलग-अलग रंगों के मिलाने से बनते हैं, लेकिन लाल, पीला, नीला ऐसा कलर है जो किसी अलग-अलग रंगों के मिलाने से निर्माण नहीं होता, बल्कि इसका अपना नेचर ही लाल, पीला और नीला का होता है। पे आपको इस डायग्राम में समझ में आ जाएगा कि कैसे प्राथमिक रंग है और क्या-क्या है। देखिए ये हमारा प्राथमिक रंग है, ये हमारा प्राथमिक रंग है और ये हमारा प्राथमिक रंग है। अभी पहले वाले स्लाइड में हमने बताया भी था, ये हमारा नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। तो ये तीनों जो है वो प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग का मतलब होता है इन सब का नेचर अपने रंग के अनुरूप है। ये किसी भी दूसरे रंगों के मिलाने से इनका निर्माण नहीं किया गया है। वहीं पे अगर हम बात द्वितीयक और तृतीयक की कर लें, तो ये तो हमारा प्राथमिक था। प्राथमिक में आपको मैंने बताया कि ये वो रंग हैं जो किसी अन्य रंगों के मिलाने से नहीं बनते, और उसमें आपको याद रखना है लाल, पीला और नीला ऐसा रंग है जो किसी दूसरे रंग के मिलाने से नहीं बनता। तो पहले यहाँ पे आपको पता है कि पीले के सामने प्राथमिक लिखा हुआ है, ये भी प्राथमिक है और ये भी प्राथमिक है। वहीं पे अगर हम बात कर ले द्वितीयक की, तो देखिए द्वितीयक रंग में क्या होता है, ये रंग जो है दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाए जाते हैं, मतलब दो अलग-अलग रंगों को मिलाकर बनाए जाते हैं, उसे हम द्वितीयक रंग कहते हैं। जैसे कि नारंगी, हरा, बैंगनी। अब हम आपको फिर से रंग चक्र में लेके चलते हैं। ये हमारा द्वितीयक रंग है। अब जहाँ-जहाँ आपको द्वितीयक रंग दिखाई दे रहा है, ये सभी क्या होते हैं, दो अलग-अलग रंगों से मिलाकर बनाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम द्वितीयक रंग कहते हैं। वहीं पे बात अगर हम तृतीयक या माध्यमिक रंग के बारे में बात कर लें, तो ये रंग चक्र पर निकटवर्ती प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को मिलाकर बनाए जाते हैं। मतलब कि ये रंग चक्र के निकट होता है, मतलब लाल के निकट होगा, और इसमें द्वितीयक रंग को मिला के एक तीसरे रंग का निर्माण किया जाता है, जिसमें दो अलग-अलग रंग आपको दिखाई देगा। जैसे कि लाल और नारंगी दिखाई देगा, पीला नारंगी दिखाई देगा, पीला हरा दिखाई देगा, नीला हरा दिखाई देगा, नीला बैंगनी दिखाई देगा, लाल बैंगनी दिखाई देगा। मतलब इसमें आपको दो अलग-अलग रंग दिखाई देंगे, जिसमें हम तृतीयक में रखते हैं। तृतीयक में आपको अलग-अलग रंगों का समावेशन दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको प्राथमिक रंग समझ में आ गया, इसके बाद आपको द्वितीयक रंग समझ में आ गया और फिर तृतीयक रंग समझ में आ गया। तो ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात कर लेते हैं रंग के बारे में। तो देखिए रंग योजनाएं अथवा रंग सुमेल, सुमेल का मतलब होता है मिलाना। रंगों के संयोजन के लिए मार्गदर्शन के रूप में कुछ मूलभूत रंग योजनाएं उपयोग में लाई जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश में कई प्रकार के रंगों को मिला के सूर्य के प्रकाश के किरण का निर्माण होता है। ऐसे ही रंगों के किरणों के बारे में अभी आपको पढ़ने वाले हैं आप। एक वर्ण योजना यह सुझाती है कि किन रंगों का संयोजन करना है, रंगों के मान और तीव्रता और उपयोग में आने वाले प्रत्येक रंग की मात्रा का निर्धारण क्या होगा। कई बार होता है कि रंगों का अगर हमें उपयोग करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितना रंग हमें घोलना है, कितना पानी मिलाना है, कितनी मात्रा में उसका उपयोग करना है। नहीं, अगर आपने कहीं ज़्यादा एग्ज़ाम्पल के लिए उदाहरण के लिए यहाँ पे बता दूँ मैं आपको कि आपने
कई सारे लोगों को सफेद कपड़ों में नील का उपयोग करते हुए देखा होगा। तो उसकी एक सीमित मात्रा होती है। उजाला कंपनी है जो कहता है कि 4 बूंदों वाला ये नया उजाला। तो ये 4 बूंद ही क्यों? 10 बूंद क्यों नहीं? क्योंकि अगर 4 बूंद के अलावा आपने 10 बूंद डाल दिया तो आपका जो व्हाइट कपड़ा है वो नीला हो जाएगा। 4 बूंद से क्या होगा कि वो सफेद भी रहेगा और हल्का नीलापन जो है वो सनलाइट में उससे लाइटनिंग वाला बना देगा। तो ये सारी चीजें हैं कि हमें पता होना चाहिए कि रंगों का संयोजन क्या है, मतलब किन-किन रंगों को मिला के कौन से नए रंग का निर्माण होगा, कितनी मात्रा में किस रंग को मिलाना है, ताकि आप उसका सही उपयोग कर पाएँ। डिजाइनर कपड़े वगैरह जो बनाए जाते हैं, उसमें यदि आप ज़्यादा रंग डाल दोगे तो वो कपड़े ही खराब हो जाएँगे और उपभोक्ता उसे यूज़ करेगा? नहीं करेगा। कोई भी ग्राहक खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। रंग योजना का अध्ययन जो है वो वर्ण चक्र के संदर्भ में भली-भाँति किया जाता है। ये जो आपको चक्र दिखाया था मैंने आपको, ये रंग चक्र है और ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आपको बिल्कुल सही तरीके से इसको समझ लेना है कि प्राथमिक रंग क्या होता है, द्वितीयक रंग क्या होता है, तृतीयक रंग क्या होता है। कहते हैं बुनावट के बारे में। तो देखिए बुनावट देखने और छूने की एक संवेदी अनुभूति है। कई बार आपने देखा होगा कि घर पे कपड़े लेने से पहले घर के जो बड़े होते हैं, वो कपड़ों को छू के महसूस करते हैं कि ये किस प्रकार का कपड़ा है और इसी से वो पता लगा लेते हैं कि कपड़े किस तरह के हैं, किस प्रकार के हैं, अच्छा है, बुरा है और इससे वो वस्त्र की स्पर्शी तथा दृश्य गुणवत्ता को बताते हैं। मतलब उनको छूने से पता चल जाता है कि कपड़े किस प्रकार के हैं। बुनावट को ऐसे उल्लेखित किया जा सकता है, वो देख लीजिए कौन-कौन से पॉइंट के माध्यम से आप बुनावट को समझ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है, वह कैसा दिखाई देता है? चमकीला दिखाई देता है, मंद चमकीला मतलब कि थोड़ा-सा कम चमकीला, अपारदर्शक, अपारदर्शक मतलब जिससे आर-पार ना दिखाई दे रहा हो, घना है, पारदर्शक है, पारभासी है, चिकना है। किस प्रकार से वो कपड़ा दिखाई देता है, यह भी उसके बुनावट पर निर्भर करता है। दूसरा है उसकी प्रकृति कैसी है, मतलब ढीला है, लटका हुआ है, कड़ा है, बाहर निकला हुआ है, चिपकने वाला है, लहराता हुआ है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को टाइट कपड़े पहनने पसंद है, कुछ लोग ढीले कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ढीले कपड़े पहनते हैं, तो ये बुनावट की प्रकृति पे ही निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट है छूने पर कैसा लगता है? तनी है, दानेदार है, नरम है, कड़क है, रूखा है, समतल है, सतह वाला, उबड़-खाबड़, खुरदुरा है, तो ये सब तो कपड़े छूने से ही पता चलता है ना। जैसे कि आप अगर टेरी कॉटन कपड़े को पकड़ते हो तो आपको पता है कि बड़ा उसका सतह चिकना होता है। आपके हाथ से वो स्लिप होने लगता है, लेकिन वहीं पे आप अगर कॉटन के कपड़े को पकड़ते हो, तो वो आपके हाथों में थोड़ा-सा खुरदरा फ़ील देता है। तो ये सब छूने से पता चल जाता है कपड़े की प्रकृति किस प्रकार की है। यह है रेखा के बारे में, तो रेखा को उस चिन्ह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो 2 बिंदुओं को जोड़ता है। रेखा का मतलब जब 2 बिंदु आपस में जुड़ रहे हों तो उसे आप रेखा कह सकते हैं। उसमें एक प्रारंभ और एक अंत होता है। एक रेखा में आपको ये प्रारंभ दिखाई दे रहा हो, तो ये अंत है। अगर आप इसे प्रारंभ देखते हैं तो ये अंत होगा। तो ये रेखा कहलाता है। यह किसी वस्तु, आकृति या आकार की रूपरेखा की भांति भी हो सकती है। किसी डिजाइन के तत्व के रूप में यह वस्तुओं की आकृति को प्रदर्शित करती है। रेखा जो है अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरीके से काम करता है। रेखा कभी-कभी आकृतियों में बदल जाता है, गोले में बदल जाता है, त्रिभुज में बदल जाता है, चतुर्भुज में बदल जाता है और फिर यह गति प्रदान करता है, दिशा निर्धारित करता है। रेखा आकार 2 तत्व हैं जो मिलकर प्रत्येक डिजाइन के प्रतिरूप पैटर्न का निर्माण करते हैं। किसी न किसी रेखा से ही हम किसी न किसी प्रकार के डिजाइन और पैटर्न का निर्माण करते हैं। प्रत्येक वस्तु पर जो सजावट हम देखते हैं, जितनी भी परिसज्जा उस वस्तु पर की गई है, उपयोग में भी लाते हैं, वह रेखाओं और आकारों का संयोजन होता है। कहीं न कहीं इन्हीं रेखाओं से मिलके उस आकार का निर्माण किया जाता है। अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए तो 1 नंबर का प्रश्न ये भी तैयार होता है कि रेखाकार के बारे में। तो देखिए मूल रूप से रेखा 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल रेखा मतलब सीधा, दूसरा होता है वक्र रेखा मतलब कि टेढ़ा-मेढ़ा रेखा। तो आइए अब जान लेते हैं कि सरल रेखा और वक्र रेखा किसे कहते हैं। तो पहला पॉइंट जो सरल रेखा है इसके बारे में जान लेते हैं। सरल रेखा एक दृढ़ अखंडित रेखा होती है, मतलब टूटा नहीं होता, मतलब सीधा बिल्कुल एक जैसा होता है। सरल रेखाएं अपने दिशा के अनुसार विभिन्न प्रभावों का सर्जन करती है, मतलब कई प्रकार के अलग-अलग चीजों का निर्माण करती है। वो मनोवृत्ति का प्रदर्शन भी करती है, मतलब एक सीधा रेखा मनोवृत्ति आपके संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करता है। वहीं पे अगर वक्र रेखा की बात कर लें तो इसकी एक गोलाई वाली रेखा होती है, मतलब
वक्र रेखा है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। यह एक सरल चाप अथवा एक जटिल मुक्त हस्त से खींचा गया वक्र हो सकता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। गोलाई की कोटि वक्र का निर्धारण करती है। अल्प कोटि की गोलाई गोलाई जो होती है वो सुमित वक्र कहलाती है। अब देखिए, एक तो होता है कि गोलाई के हिसाब से ये वक्र रेखा हो सकता है। कई बार आपने ऊन वगैरह का पोला देखा होगा जो गोला करके बनाया जाता है। लेकिन अगर अल्प कोटि की गोलाई हो तो इसे हम सीमित वक्र भी कहते हैं। ये 1 नंबर में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सरल रेखा और वक्र रेखा के बारे में था। आकृतियों का आकार, ये भी आपके सिलेबस में VVI रहेगा, आपके सिलेबस में जोड़ा गया है, इंपॉर्टेंट है। रेखाओं को जोड़कर बनाए जाते हैं क्या? आकृति। कोई भी आकृति हो वो रेखाओं को जोड़कर ही बनाए जाते हैं और वो द्विविमीय हो सकती है। जैसे कि एक कागज या वस्त्र पर अगर चित्रकारी या मुद्रण हो तो वो त्रिविमीय भी हो सकती है। अब द्विविमीय, त्रिविमीय क्या होता है? तो देखिए, डिजाइन के ऊपर निर्भर करता है। कभी-कभी कुछ चीजें जो हैं वो त्रिभुज के आकार की होती है, कभी कुछ चीजें चतुर्भुज के आकार की होती है। इसे ही हम यहाँ पे द्विविमीय और त्रिविमीय कहते हैं। वस्तु के रूप में जिसे 3 या अधिक दिशाओं से देखा जा सकता हो, एक मानव शरीर या उस पर पोशाकें, क्योंकि आकृतियां रेखाओं के जोड़ने से बनती है। अब यहाँ पे आपको बता भी दिया है कि एक ऐसा कपड़ा जो 3 दिशाओं से देखा जाता हो या 3 से अधिक दिशाओं से देखा जा सकता हो, तो फिर आप, अब जैसे कि ये क्या चीजें हो सकती है? पोशाक हो सकती है। पोशाक में मतलब कपड़े ही आते हैं, क्योंकि रेखाओं के जोड़ने से तो आकृतियों का निर्माण होता है। तो उपयोग में ली जाने वाली जो रेखाएं होती है, उनके गुण, उनकी आकृति और गुण का निर्धारण करने वाले इन्हीं धागों के ऊपर निर्भर करते हैं। यदि केवल सरल रेखा मतलब सीधी रेखा का उपयोग किया जाता है तो आकृति उस आकृति से भिन्न होती है। अगर हम सीधा-सीधा अगर किसी प्रकार के रेखा का उपयोग करें तो क्या कोई भी आकृति बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। अगर आकृति बनाना है तो उसे तो हमें वक्र करना पड़ेगा, टेढ़ा करना पड़ेगा, तभी हम किसी प्रकार की आकृति का निर्माण कर सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ कपड़ों को लेके भी है। कपड़ों में वक्र धागे की जरूरत होती है, तभी तो हाथ पैर बन पाएगा, शर्ट के बटन लग पाएंगे। अगर हम कहेंगे सीधा तो धोती होता है। अब क्या धोती पहन के आदमी ऊपर के शर्ट का काम तो चला नहीं सकता है। तो यही बात है, केवल वक्र रेखाओं का उपयोग किया जाता है। अगर आकृतियां भिन्न होती है या फिर किसी प्रकार के डिजाइन का निर्माण करना होता है तो केवल वक्र रेखाएं ही काम आती है। डिजाइन के सिद्धांत के बारे में, एक सफल डिजाइन का विकास मूल डिजाइन सिद्धांतों की समझ पर निर्भर करता है। अब देख लीजिए, एक सफल डिजाइन का विकास, अगर किसी भी प्रकार के डिजाइन का निर्माण किया गया है तो वो मूल डिजाइन के सिद्धांत मतलब जो इसके प्रिंसिपल हैं, कौन-कौन से प्रिंसिपल हो सकते हैं? तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अनुसार ही डिजाइन का सिद्धांत काम करता है। इसके अलावा जो सिद्धांत होते हैं, जो नियम होते हैं, जो संचालन करते हैं, वो किस प्रकार श्रेष्ठतम तरीकों से डिजाइन के तत्वों को परस्पर मिलाया जाता है, इसके अनुपात, इसके संतुलन, इसके महत्व, सामंजस्य, इसी सब पर ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, डिजाइन के जो सिद्धांत में पहला पॉइंट है वो है अनुपात, दूसरा पॉइंट है संतुलन, तीसरा पॉइंट है महत्व, लय है चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट है सामंजस्य। ये सारे पॉइंटों को नजर में रखते ही आप डिजाइन के सिद्धांत के ऊपर काम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहला पॉइंट कि अनुपात क्या होता है। अनुपात का अर्थ वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग के संबंध से होता है। आपको शर्ट सिलवाना है, आगे से छोटा और पीछे से घुटने से नीचे कर दे तो कैसा रहेगा? अनुपात ही नहीं है, संतुलन ही नहीं है। क्योंकि शर्ट का तो मतलब होता है ना कि आगे पीछे बिल्कुल बराबर हो। तो यही तो रेशियो है। एक अच्छा डिजाइन सरल विश्लेषण नहीं होने देता, तत्वों को इतनी कुशलता पूर्वक सम्मिलित किया जाता है कि जहां एक समाप्त होता है वहीं दूसरा प्रारंभ होता है। अब देखिए, छोटा बड़ा की अगर बात कर ले तो थोड़ी सी छोटाई बड़ाई तो होती ही होती है, लेकिन एक कुशल जो कारीगर है वो इन सब चीजों को पता नहीं चलने देता है और एक डोर जहां पे समाप्त होती है वहीं पे दूसरा डोर प्रारंभ हो जाता है। ये अनुपात का नियम है और अनुपात के हिसाब से डिजाइन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब संतुलन की कर लेते हैं, तो इसे पोशाक के केंद्र बिंदु की भार का एक समान वितरण करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब ये क्या मतलब हुआ? संतुलन कहने का मतलब है बैलेंस, मतलब कपड़ों का बैलेंस। अगर आप किसी प्रकार के डिजाइनर या कोई भी कपड़ा अगर आप बनवाते हैं, कपड़े का संतुलन होना बहुत जरूरी है। पोशाक को ऊर्ध्वाधर रूप में अर्थात कि केंद्र रेखा से, बीच की रेखा से और क्षैतिज रूप में मतलब ऊपर से नीचे दोनों प्रकार में संतुलित करने की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि ऊपर निकल गया, नीचे बड़ा हो गया,
नीचे छोटा हो गया तो ऊपर निकल गया, ऐसा नहीं, संतुलन होना चाहिए कपड़ों में। इसकी उपलब्धि 3 प्रकार से देखी जाती है। पहला है औपचारिक, अनौपचारिक तथा रेडियल के रूप में। तो आपसे एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ औपचारिक और अनौपचारिक पूछा जाएगा, रेडियल को सिलेबस में नहीं रखा गया है। डिजाइन के तत्वों में रेखा, रंग, रूप, बुनावट सभी पर पोशाक में संतुलन बनाते समय विचार किया जाता है। एक बहुत अच्छा कपड़ा बनाने के लिए, बहुत अच्छे डिजाइनर कपड़े बनाने के लिए किस-किस चीजों पर ध्यान दिया जाता है? तो उसके तत्वों के ऊपर, उसके रेखा के ऊपर, रूप के ऊपर, रंगों के ऊपर, बुनावट के ऊपर, सभी चीजों को देख के तब जाके कपड़ों के ऊपर संतुलन करके ही कपड़े का निर्माण किया जाता है। औपचारिक संतुलन के बारे में, एक सामान्य मानव शरीर सममित होता है, मतलब बराबर होता है, जिसका अर्थ है कि केंद्रीय ऊर्ध्वाधर रेखा के दोनों ओर शरीर समान होता है। मतलब कि अब केंद्र, शरीर का जहाँ पे केंद्र है वहां पे दोनों तरफ शरीर का बराबर हिस्सा होता है। 2 बाहें, 2 आंखें, 2 टांगे केंद्रीय ऊर्ध्वाधर रेखा के दोनों ओर देखे जाते हैं। मतलब एक हाथ इधर है तो एक हाथ इधर भी है, एक कान उधर है तो एक कान इधर भी है, एक आंख उधर है तो एक आंख इधर भी है, परंतु वास्तव में थोड़ा अंतर फिर भी रहता है। ये आपको मैं बता दूं, एक मनुष्य के दोनों आंख समान नहीं होते, दोनों पैर समान नहीं होते, दोनों हाथ समान नहीं होते। इसके अलावा जो भी आपके पास 2 है, वो कोई भी चीज़ समान नहीं होती। फिर एक और कुछ भिन्न दिखाई पड़ता है, तो सावधानी पूर्वक डिज़ाइन किए गए वस्त्र उस भिन्नता का न्यूनतम कर देता है। जैसे कि मान लीजिए, कभी-कभी जो कपड़े बनाने वाले होते हैं या डिज़ाइनर लोग होते हैं, वो आपके हाथों को देखेंगे। दोनों हाथ को देख लिया, अगर ये थोड़ा-सा बड़ा, ये थोड़ा-सा छोटा है, तो इसको थोड़ा छोटा ही बनाते हैं और इसको थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं, ताकि ये बातें पता न चल सके। औपचारिक ऊर्ध्वाधर संतुलन सबसे कम खर्चीला होता है, इसमें बहुत कम पैसे लगते हैं। तो ये औपचारिक संतुलन के बारे में था। महत्व के बारे में तो देखिए, पोशाक का महत्वपूर्ण, पोशाक कितना जरूरी है ये तो हम सभी जानते हैं। बिना कपड़ों के कोई रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। केंद्र बिंदु वह स्थान होता है जो देखने वालों की आंखों को सर्वप्रथम आकर्षित करता है। अब देखिए, कपड़े वो होते हैं जो अगर अगला आदमी देखे तो वो कैसे आकर्षित हो रहा है, उसके रंग पे आकर्षित हो रहा है, उसके डिजाइन पे आकर्षित हो रहा है, या पोशाक में रुचि की वृद्धि करता है, कैसे इस पोशाक में वो इंटरेस्टिंग फैक्ट को जोड़ के उसमें रुचि लेने वाले व्यक्ति को और बढ़ाता है। इसे रंग, डिजाइन, रेखा, विस्तारण और उपसाधनों का उपयोग करके सर्जित किया जाता है। तो ये महत्व के बारे में था। आवर्तिता, देखिए ये भी वीवीआई रहेगा, इस बार के सिलेबस में ये भी जोड़ा गया है। तो आवर्तिता का अर्थ है डिजाइन अथवा विवरण की लाइनें, मतलब किस प्रकार से कपड़े को डिजाइन किया गया है और उस पे किस प्रकार की लाइनें खींची गई है जो उस डिजाइन को आकर्षित बना रहा है। रंगों अथवा अन्य तत्वों को दोहराकर पैटर्न का सर्जन करना, जिसके माध्यम से पदार्थ या वस्तु, पोशाक आंखों को अच्छा लगे। कई बार आपने देखा होगा कि पोशाक के ऊपर धागों से, कई बार धागों को चला के एक नए पैटर्न और डिजाइन को तैयार किया जाता है। आवर्तिता रेखा और आकृति, रंगों और बुनावटों का उपयोग कर इस प्रकार से इसे सृजित अर्थात बनाया जा सकता है। यह दृश्य एकता को दर्शाता है। और आपको यहाँ पे बता दूं कि ये इस प्रकार के कपड़े जो होते हैं, इसे किस प्रकार से सर्जित किया जाता है, ये आपको यहाँ पे 2 पॉइंटों के माध्यम से समझना है। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। यह कसीदाकारी युक्त लेस, बटनों की गोट, जिसे हम पाइपिंग भी कहते हैं, रंग इत्यादि को गले, बाहों, किनारों पे दोहराकर प्राप्त किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप आवर्तिता में आता है, जिसे जब धागों को कई भागों में एक ही जगह पर चलाकर इसका निर्माण किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक कपड़े आपने लिया, लड़की के सूट के बारे में बात कर लूं तो उसके हाथ वगैरह के आसपास धागों को ज्यादा बार चलाया जाता है, मोटा किया जाता है, जिससे वो कॉलर के रूप में दिखाई दे। इसे कलाकृति, रेखाओं, बटनों, रंगों, बुनावटों की माप में क्रमिक वृद्धि अथवा कमी करने से प्राप्त किया जा सकता है। कई बार इसमें क्या होता है कि कपड़े को छोटा और बड़ा करने में भी कई प्रकार के धागों को चलाकर उसके लंबाई चौड़ाई को आगे पीछे किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आवर्तिता के अंतर्गत आती है। सामंजस्यता के बारे में, तो सामंजस्यता अथवा एकता तब उत्पन्न होती है जब डिजाइन के सभी तत्व एक रोचक सामंजस्यपूर्ण प्रभाव के साथ एक दूसरे के साथ आते हैं। यह विपणन योग्य जन स्वीकृति डिजाइनों के उत्पाद में एक महत्वपूर्ण कारक है। अब सामंजस्यता को समझ लीजिए,
यह तब उत्पन्न होता है जब डिजाइन के सभी तत्व, जब डिजाइन पूरा तैयार हो गया हो, उसमें रंग, संतुलन सब कुछ हो गया हो, तो एक दूसरे के साथ तभी ये इन चीजों का उपयोग होता है। विपणन योग्य मतलब अब जनता उसे कैसे पसंद करती है, जनता उसे स्वीकृति देती है कि नहीं। फैक्ट्री में तो हमने बहुत सारे अच्छे-अच्छे टी-शर्ट बना लिए, ये तो हमने समझा ना, लेकिन अब जनता को वो कैसा लगता है? कुछ ऐसे कपड़े जो जनता को देखते ही पसंद आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामंजस्यता के अंतर्गत आता है। जीविका के लिए तैयारी, तो वस्त्र और परिधान जो है, जो कपड़े हैं, उसके डिज़ाइन का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया, बहुत बड़ा हो गया। आज कोई ये नहीं कह सकता कि 1 डिज़ाइन, 2 डिज़ाइन, हज़ारों, लाखों डिज़ाइन अभी मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, लोग इसे पसंद कर रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं और हर एक हफ्ते में कुछ न कुछ हजार डिजाइन नए आते हैं और फिर पुराने डिजाइन बन जाते हैं। खान और घरेलू उपयोग के अतिरिक्त वस्त्र का उपयोग अन्य अनेक वस्तुओं में किया जाता है। जरूरी नहीं है कि हम वस्त्र का उपयोग सिर्फ कपड़े पहनने के लिए ही करते हैं, इसके अलावा भी कपड़ों का कई सारा उपयोग है। देखिए, जैसे कि परिधान में मात्र वस्त्र के अतिरिक्त पदार्थों का उपयोग होता है। जितने भी बड़े-बड़े डिजाइनर हैं जो वस्त्रों का निर्माण करते हैं, वो रेशों के गुण को देखते हैं। लाभ और सीमाओं तथा संसाधन का संपूर्ण ज्ञान होता है उनके पास, ताकि वो सही से कपड़ों का निर्माण कर सके। अगर डिजाइनर सही तरीके से कपड़े नहीं बनाएंगे तो मार्केट में तो कपड़े बिकेंगे ही। वो कपड़ों की रंगाई और इनके गुणों का अच्छा ज्ञान होता है, तभी ये डिजाइन के सिद्धांतों को भी समझ पाते हैं। फिर इसमें जीविका की अगर बात कर ली जाए तो जीविका भी काफी अच्छा है, इसमें लोग व्यापार, बिजनेस, नौकरी सब कर रहे हैं। इसके कार्य क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं, तो डिजाइन उद्योग जो है, मतलब कि कपड़ों के डिजाइन का जो उद्योग है, व्यापार है, एक जीवंत, विविधतापूर्ण तथा सक्रिय रचनात्मक क्षेत्र है, क्योंकि अभी के समय में ये काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है जो हमारे जीवन में कई भागों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वस्त्र निर्माण या वस्त्र डिजाइन में कार्य करना, बदलती प्रवृत्ति और शैलियों के प्रति जागरूक वस्त्र निर्माण डिजाइनर उद्योग में काम करते हैं, जिन्हें पता है कि आने वाला टॉपिक क्या है, आने वाला कौन सा कपड़ा ट्रेंडिंग में होगा, वो इसके बारे में रिसर्च करते हैं। वस्त्र निर्माता कंपनी अथवा फैशन प्रतिष्ठानों के डिजाइनों का उत्पादन करते हैं और ये उन कपड़ों का डिजाइन कंपनियों के पास भेजते हैं जो इस प्रकार के कपड़ों का निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ डिजाइन एजेंसियां के लिए अथवा स्वतंत्र कार्यकर्ता के रूप में भी ये लोग काम करते हैं, तो इसमें नौकरी वगैरह, व्यापार वगैरह का भी अच्छा साधन उपलब्ध है। क्लास 12th होम साइंस चैप्टर 8 जिसका नाम था वस्त्र एवं परिधान के लिए डिजाइन, यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया है वीडियो तो आप इसे लाइक कर लें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।